हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काइटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बेसिक्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, जल्दी से उन बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये पोलर नॉन पोलर दोनों हो सकता है। अगर पोलर है तो अच्छी बात है, उसमें डाइपोल्स पहले से ही रहेंगे, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड मतलब डाइपोल रीअरेंज करेंगे और हमेशा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखो, तो कैसा भी आप मीडियम रखो, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा कि मतलब ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें कोई फ्री चार्ज नहीं है। मतलब कि ये नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो और फ्री चार्ज का मतलब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बात है कि डाइपोल्स हैं। डाइपोल्स में क्या होता है कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इस मीडियम के ऊपर तो क्या हुआ कि कोई भी डाइपोल अगर इस टाइप का है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नेगेटिव वाले को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव को आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि ये सारे डाइपोल्स इस तरीके से अरेंज कर जाएंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से। ठीक, इसका डायग्राम हमने लास्ट क्लास में बनवाया हुआ था। फिर हमने बोला था कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे ये बहुत नजदीक होंगे, तो ये सारे वॉल्यूम वाले चार्ज को हटा के हम मात्र किनारे किनारे वाले चार्जेस को मानते हैं। तो अगर बस किनारे किनारे वाले चार्जेस को मानेंगे तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इस लेयर्स की वजह से अगर इसको मैं क्यूपी मान लूं या क्यू डैश मान लेते हैं, क्यूपी का मतलब पोलराइज चार्ज या फिर बाउंड चार्ज बोलते हैं या इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम है इसके। तो इसकी वजह से ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। ठीक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, उसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, ई नॉट अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बचेगा तो इसी डायरेक्शन में। ऐसा कभी नहीं होता कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कभी भी ओवरकम कर सकता है ई नॉट को, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो बराबर होगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस के। समझ में आई बात? ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना गुना कम कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखा जा सकता है ई नॉट डिवाइडेड बाई के बराबर। ठीक है, इस चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और के क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि कितना गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है। तो के की वैल्यू, क्योंकि हर एक मीडियम कुछ ना कुछ पोलराइज होता है वैक्यूम को छोड़ के, क्योंकि वैक्यूम है तो वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इसका मतलब वो पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो वैक्यूम में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, वहां पे कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। ठीक, तो इस वजह से के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है, और ये वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। मतलब वैक्यूम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर ही रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फिर के की वैल्यू ग्रेटर देन, जैसे एयर के लिए भी आप देखो तो एयर की भी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 1 से छोटा किसी के लिए आप नहीं पाओगे। मेटल के लिए यही आप देखो, अगर यही मेटल रहता तो मतलब कि ये मान लो ये मटेरियल है और मटेरियल में मेटल अगर ये चीज है तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? जीरो, मेटल के केस में। ठीक है, तो मेटल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया, इसका मतलब जितना भी ये ई नॉट था एग्जैक्ट उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है। तो अगर मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रखें यहां पे कि ई नेट जीरो हो जाए? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां से कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट।
तो K की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट। ठीक है, तो मतलब ई नेट क्या चीज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे बताओ ई नेट की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ई नॉट बाई 0 कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी। तो मेटल के लिए ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो वैक्यूम के लिए 1, ठीक है, बाकी सारे मटेरियल्स के लिए ग्रेटर देन 1 और मेटल के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 81 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। अब उसके बाद इसका रिलेशन हमने निकाला था कि अभी हमने देखा कि ये आया था ई नॉट या ई नेट इज इक्वल टू, एक तो ये है ई नॉट बाई के एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ई नेट की जो वैल्यू है वो बराबर है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, यही है ना। ठीक, तो यहां पे अगर आप ई इंड्यूस की वैल्यू निकालो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजो, ई नेट को उधर भेजते हैं, तो ये हो गया ई नॉट माइनस ई नेट, और फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो ई नॉट, देखो ई नेट को ई नॉट बाई के लिख देते हैं, तो ई नॉट बाई के, और ये आ गया बच्चों ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है हमेशा कि ई इंड्यूस जो होगा वो ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के होगा। ठीक, अगर मान लो मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ती है तो उस केस में क्या होगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब देखो दो चीजें आपको देखनी है, एक तो कंडक्टिविटी का इफेक्ट और एक टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो चार्जेस और ज्यादा पोलराइज होंगे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगा। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ने से ये K की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, और ज्यादा इंक्रीज करती है। जैसे वाटर बहुत ज्यादा पोलर है ना, तो वाटर पोलर है तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफी हाई है, 81 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद इसी चीज को हमने चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखा था। कैसे, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में हमने लिखा था कि ये जो ई इंड्यूस्ड है, ये जो आया है ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, इसको लिख सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, चार्ज, वो चार्ज जो कि डायलेक्ट्रिक पे हैं। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक पे है तो उनके कारण चार्ज अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्यूपी और क्यूपी आया था ना, और अगर मान लो डायलेक्ट्रिक का एरिया जो है वो ए के बराबर है। ठीक, तो यहां पे इसको एक लेयर की तरह मान लो, ठीक है, एक चार्ज शीट की तरह। ठीक, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये फील्ड इधर की तरफ देगा, लेकिन ये सिग्मा पी बाई 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा पी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो फील्ड पॉजिटिव वाला देगा। तो दोनों ऐड होके कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा पी क्या है, पोलराइज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो यहाँ पे ये हो, इसको लिख सकते हैं क्यूपी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ये। ठीक है, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई नॉट क्या था, ठीक है, जैसे मान लो कि इसको प्लेट के बीच में अगर रख के बात करें, इसको कैपेसिटर प्लेट में रख दें, कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो इधर क्यू नॉट हो गया, यहां पे क्यू नॉट हो गया, और फिर उसके बाद इसके ऊपर इतना इंड्यूस चार्जेस आ गए। ठीक है, तो ये हमने नेट फील्ड नहीं दिखाया है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। ठीक है, ये सारा कुछ लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। ठीक, तो यहाँ पे ई नॉट को आप लिख सकते हो क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के के बराबर। ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और क्यूपी की वैल्यू लिखी जा सकती है क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ये चीज। ठीक, तो आगे से जहां पे मतलब लास्ट क्लास में देखा था कि बहुत जगह अपने को ये वैल्यू लिखनी थी क्यू नॉट माइनस क्यू पी, तो उसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई के बराबर। ठीक है, तो इस चीज को हमने काफी जगह यूज किया था, जब गॉस लॉ फॉर अ मीडियम हमने वो चीज डेराइव की थी। ठीक है बच्चा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उसकी वजह से जितना डाइपोल मोमेंट नेट पूरे स्लैब का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसका जो डाइपोल मोमेंट आता है, यही डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को टर्म नाम दिया जाता है पोलराइजेशन का।
ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो भी लास्ट क्लास में सीखा था उससे आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point 1 and 2. Find the electric field at point 1 and 2 if plate area is capital A. If plate area is capital A. ठीक, तो देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने ये, ठीक, और फिर उसके बाद ये पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, ठीक, और फिर उसके बाद इस पे हम चार्जेस दे देते हैं। इस सरफेस पे है प्लस क्यू नॉट, यहाँ पे है प्लस क्यू नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पे आएगा माइनस क्यू पी और यहाँ आएगा सॉरी ये नेगेटिव क्यू नॉट। ठीक है, तो प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, ये चीज। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की हालत ऐसी है, नेगेटिव चार्जेस इधर हैं और प्लेट्स पे चार्जेस इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से 1 और 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको, और 1 और 2 पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, जरा स्क्रीन को पॉज कर लो। क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, एक क्यू नॉट, क्यू पी और के टर्म्स में आंसर होना चाहिए। ठीक है, एरिया जो है प्लेट का वो ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके टर्म्स में आंसर लेके आओ। ठीक, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। देखो सबसे पहले मैं 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब पता करता हूं, ये मानते हुए कि आप खुद से ट्राई कर लिए हो। अब देखो, अब ध्यान से देखना जो भी आंसर आपका आया है। ठीक है, 1 पॉइंट पे बात करें, तो अगर पॉइंट 1 पे हम बात करें तो पॉइंट 1 पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो प्लेट के ऊपर चार्ज है, क्यू नॉट वाला चार्ज, ठीक है, उसकी वजह से कितना फील्ड आएगा, इन दोनों प्लेट की वजह से फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब कि फील्ड ये होगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से फील्ड हमने लिखा, इन दोनों लेयर की वजह से, जो कैपेसिटर प्लेट की वजह से। भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये चार्ज फील्ड देगा जो प्लेट वाला है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी, क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद फिर जरा इन नेगेटिव और डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस के कारण फील्ड देखो। तो डाइलेक्ट्रिक के कारण फील्ड देखोगे तो ये नेगेटिव वाला फील्ड जो होगा वो किधर देगा, इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव वाला लेयर किधर की तरफ फील्ड देगा, इधर की तरफ, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब फील्ड बचेगा कितना, क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप एकदम सीधे सीधे ऐसे लिखो, ये पॉइंट 1 था, ठीक, पॉइंट 1 पे इधर की तरफ फील्ड मिला, एक तो फील्ड है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, ये किसकी वजह से, ये पॉजिटिव लेयर की वजह से, और फील्ड क्या मिलेगा, और फील्ड मिलेगा क्यू नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह से, नेगेटिव वाले प्लेट की वजह से। ठीक, उसके अलावा ये नेगेटिव वाला जो प्लेट है, मतलब डाइलेक्ट्रिक वाला, ये भी तो अपनी तरफ फील्ड देगा ना पॉइंट 1 पे, तो वो कितना फील्ड दिया, क्यू डैश डिवाइडेड बाई या फिर क्यू पी। ठीक है, अगर पोलराइज चार्ज माने इसको, क्यू पी डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ये 1 पे इसका डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव वाला जो सरफेस है वो इधर की तरफ फील्ड देगा, तो ये इधर की तरफ, ये कितना हो गया, क्यू पी डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो QP अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, QP अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, नेट फील्ड क्या बचा 1 पे, तो E नेट एट 1 ये कितना बचा, Q नॉट डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस का कोई भी इफेक्ट पड़ा पॉइंट 1 पे, इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक का जो असर होता है ना,
वो डाइलेक्ट्रिक के बाहर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर इसका कोई असर नहीं होता। क्लियर है बात? ठीक है, तो 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, पॉइंट डाइलेक्ट्रिक के बाहर था, हम सीधे सीधे जितना नॉर्मल कैपेसिटर में फील्ड होता है उतना सीधे सीधे बोल सकते थे। समझ में आई बात? ठीक, चलो अब इसके बाद आते हैं पॉइंट 2 पे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद जो भी आंसर निकाला है आपने, उसके बाद एक और चीज पॉइंट लिखिए, इसको बियॉन्ड डाइलेक्ट्रिक, बियॉन्ड डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज जीरो। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज जीरो फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? ठीक, चलो अब इसके बाद पॉइंट 2 पे बात करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 2 पे बात करें, इसको मैं हटा रहा हूं, तो पॉइंट 2 पे कैलकुलेशन देखो। तो पॉइंट 2 पे क्या खास बात है भाई? तो देखो ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 पे प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इधर फील्ड देगा, प्लेट का नेगेटिव चार्ज इधर फील्ड देगा, मतलब कि Q0 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, फिर Q0 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक के कारण फील्ड देखो, डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव प्लेट इधर फील्ड देगा, नेगेटिव प्लेट भी डाइलेक्ट्रिक का इधर फील्ड देगा 2 पॉइंट पे, तो इसको आप लिखोगे इधर की तरफ QP डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और साथ में QP डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट एट पॉइंट 2 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, देखो Q0 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस QP अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q0 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस QP अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया? तो ये हो गया Q0 माइनस QP डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताओ Q0 माइनस QP क्या था? अभी तो पहले पीछे बताया था ना ये चीज कि Q0 माइनस QP यहां से आ जाएगा Q0 बाई K के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आप ये जो फील्ड आया है E नेट, ऊपर लिख रहा हूं मैं इसके बाद, तो E नेट जो है वो Q0 माइनस QP को लिखा जा सकता है Q0 अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक, अच्छा Q0 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या था? पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के बीच का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कितना लिख सकते हैं? E0 बाई के। समझ में आई बात? ये रिजल्ट काफी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है उसमें ये चीज कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर फील्ड जो होगा वो E0 ही रहेगा, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर बात करें तो फील्ड सीधे सीधे हम कितना लिखेंगे? E0 बाई के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा ये जो कैलकुलेशन आपने किया है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम गॉस लॉ से भी कर सकते थे। ठीक है, तो गॉस लॉ से करते तो कैसे होता? देखो इसी का सेम कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूं गॉस लॉ को अप्लाई करके। ठीक है, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह आपको आंसर देगा ये। ठीक है, देखो आंसर सीधे सीधे ऐसे आ सकता था कैलकुलेशन से, अदरवाइज आप यहाँ पे गॉस लॉ भी यूज कर सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला है इस तरीके से, अब यहाँ पे चार्जेस हैं पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे Q0 चार्ज है, यहाँ पे भी Q0 चार्ज है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज जो कि रहेगा QP के बराबर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है QP के बराबर। समझ में आई बात? ठीक, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा। ठीक है, इसको लिख देता हूं सिग्मा P, ये भी हो गया सिग्मा P, और ये हो गया सिग्मा। समझ में आई बात? मतलब कि Q0 अपॉन एरिया जो है। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड है, इसको देख लीजिए। ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, अच्छा है इसका एप्लीकेशन अगर सीखोगे, अदरवाइज जो वो तरीका समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखो अब उसके बाद मेरे को बीच में फील्ड निकालना था। ठीक है, मतलब कि ये पॉइंट 1 पे, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। देखो ये चीज,
ठीक है। तो इसके लिए अगर गॉसियन सरफेस लूंगा मैं, तो इसके लिए कितना लिखूंगा, E इंटू डी एस इज इक्वल टू E इंटू डी एस का इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। बताओ इधर के ढक्कन से कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो, क्योंकि वो मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसके लेटरल सरफेस एरिया से फ्लक्स जीरो, जो भी फ्लक्स पास करना है वो बाहर वाले सरफेस से पास करेगा जो प्लेट के बीच में है, ठीक। तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स मिलेगा अपने को, ठीक है। वो होगा कितना, इसका मतलब E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब आप लिखोगे सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल कितना आ जाएगा, E इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कितना लिख सकते हैं, Q नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिग्मा हमने कहा कि डेंसिटी मानी थी मेटल प्लेट की, कैपेसिटर वाले प्लेट की, ठीक है। तो ये आ गया। अब आते हैं पॉइंट 2 पे फील्ड निकालना था। तो पॉइंट 2 पे फील्ड निकालना था, तो फिर से एक गॉसियन सरफेस मैं ऐसे ले लेता हूं। अब देखो, ठीक। अब यहां पे टोटल Q इन कितना लिखोगे, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं अब, ठीक है। अगर सेकेंड सरफेस के लिए मैं गॉस लॉ को यूज करता हूं, तो इसको लिखूंगा E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल बराबर अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो देखो सिग्मा इंटू डी एस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और सिग्मा P इंटू डी एस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब Q इन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा P इंटू डी एस, ठीक है, इंटू डी एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे E डॉट डी एस देखा जाए तो यहां से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, इधर से फ्लक्स जीरो हो गया, जो भी फ्लक्स मिलेगा वो यहां से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से कितना फ्लक्स मिला, ये हो जाएगा E इंटू डी एस इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। डी एस को डी एस खा गया, देखो ये कितना आ गया, E की वैल्यू आ गई सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा है कितना, तो Q नॉट अपॉन एरिया माइनस QP अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा Q नॉट माइनस QP अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और Q नॉट माइनस QP हमारे बच्चे कितना जानते हैं, ये जानते हैं Q नॉट अपॉन K के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, Q नॉट अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। देखो वही E नॉट बाई K आ गया फिर से, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मान लो यहां पे फील्ड निकालने की बात होती, तो फिर से गॉसियन सरफेस इस तरीके से ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब देखो फिर से यहां पे जीरो, ठीक। अंदर चार्ज कितना बचा, देखो ये जितना नेगेटिव उतना ही ये पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे पोलराइज चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा Q इन पे, ठीक है। बस किसका इफेक्ट है यहाँ पे, इस वाले सिग्मा का, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके पहले जो कैलकुलेशन किया था एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक है इनका, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड E नॉट बाई के, E नॉट कितना होगा, कैपेसिटर के चार्ज की वजह से जितना फील्ड आया है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ग्राफ के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है कैपेसिटर के अंदर, उसके अलावा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि पोटेंशियल का क्या वेरिएशन रहेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करो, आप खुद से ट्राई करो। लिखिए क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ electric field and potential, variation of electric field and potential in the capacitor, ठीक। तो ये बच्चा है, देखो तीन पार्ट में बांट दिए इसको, ये d/3, ये d/3 और ये d/3 के बराबर,
ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, के, ठीक, ये यहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम है, और ये प्लेट्स हैं, ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा और साथ में पोटेंशियल का ग्राफ क्या होगा, ये अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना शुरू करो, देखो आप एग्जैक्ट इसी के नीचे ड्रॉ करना, और हम x के साथ वेरिएशन देख रहे हैं और x यहां से, ये x इक्वल टू 0, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो, अच्छा बच्चे ये बताओ, एक बार सॉल्व कर लिया खुद से, अब यहां पे आओ, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये खाली स्पेस में, तो अगर खाली स्पेस में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट बाई के, ठीक है। क्यों ई नॉट बाई के हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था इधर की तरफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर की तरफ, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड इधर की तरफ, ठीक है। और इसी फील्ड को हम लिख देते हैं ई नॉट बाई के के बराबर बाय डेफिनेशन, ठीक। तो ये चीज है पूरा। तो अंदर फील्ड कितना बचा, ई नॉट बाई के। अच्छा, जैसे ही बाहर आते हैं फिर से फील्ड कितना हो गया, ई नॉट। क्लियर है बात। तो फिर से फील्ड, मतलब डाइलेक्ट्रिक के बाहर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट खत्म, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो। तो यहां पे ये है d/3, ये है d/3 और ये है d, तो ये हो गया d/3, 2d/3 और ये d, मतलब x का वेरिएशन दिखा है। x क्या है, दूरी एक प्लेट से, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ठीक। तो अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो, जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था वहां पे फील्ड कितना था, ई नॉट के बराबर, ठीक है। तो वहां पे फील्ड है बच्चा ई नॉट के बराबर, ठीक। अब इसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ गए तो फील्ड है यूनिफॉर्म, लेकिन वो फील्ड है कितना, ई नॉट बाई के के बराबर। क्लियर है। और फिर उसके बाद जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के बाहर आए फिर से फील्ड कितना हो गया, फिर से फील्ड हो गया ई नॉट के बराबर। तो ये बच्चा ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लेट के अंदर। अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तब इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपेसिटर प्लेट के अंदर बराबर रहता है, हर जगह यूनिफॉर्म रहता है, तब ये कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से यहाँ पे फील्ड जो हो गया वो ई नॉट बाई के हो गया, ठीक है। चलो अब पोटेंशियल का ग्राफ देखते हैं, देखो। तो पोटेंशियल का ग्राफ देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट वाला जो था वो हायर पोटेंशियल पे था और वहीं से हम एक्स नापना शुरू किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। एक तो ये कि जो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है ना, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो v और x का जो स्लोप होगा वो बताओ, स्लोप क्या होगा, dv बाई डी आर, यही होगा ना, ठीक। और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस स्लोप का नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे कि v और r के बीच का जो भी ग्राफ बनेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था, इसका मतलब कि यहां पे स्लोप नेगेटिव होगा, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा, तभी तो देखो dv बाई डी आर नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। या फिर आप सिंपल सा एक रूल जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल सेम रेट से घटेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट ये भी होती है, अगर 5 न्यूटन पर कूलम हम लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 वोल्ट पर मीटर भी,
ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इस चीज को। तो अगर मान लीजिए ऐसे समझा जाए, इसका मतलब यह है क्या 5 वोल्ट पर मीटर का क्या मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो होगा वो 5 वोल्ट से घटेगा। ठीक है, प्रति 1 मीटर जो है पोटेंशियल 5 वोल्ट से डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? तो चलो ये तो बेसिक था इलेक्ट्रोस्टैट का, आपको पता होगा। चलो हम आते हैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट किए, ठीक, तो मैं इसको 3 पार्ट में बांट लेता हूं। एक ये d/3, ये d/3 हो गया और ये d/3 हो गया। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल जो होगा वो इस तरीके से घटा, ठीक, फिर उसके बाद ऐसे, और फिर पोटेंशियल घटेगा ऐसे। ठीक, ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E0/K। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इसका मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड भी घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पोटेंशियल घटने का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे जो -dV/dr है, ठीक है, dV/dr इसका स्लोप है। ठीक है, तो dV/dr यहाँ पे, या डेल्टा V/डेल्टा, जैसे यहाँ पे x है तो डेल्टा V/डेल्टा x E0 के बराबर है, -डेल्टा V/डेल्टा x। यहाँ पे वो E0/K के बराबर है, यहाँ पे E0 के बराबर है। तो ये ग्राफ होगा यहाँ पे। ठीक है, ये है d/3, ये है 2d/3, और ये है यहाँ पे d के बराबर। ठीक, अगर इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं और इसको 3 बोल दूं, तो यहाँ पे 1 and 3 लाइन्स आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से इस ग्राफ का वेरिएशन होगा। क्लियर है बात? चलो एक प्रैक्टिस के लिए तुमको और देते हैं इसके ऊपर। ये तो मैंने समझा दिया पूरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है और पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसको ट्राई करिए अभी खुद से। क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट हमने दे दिया और उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। ठीक है, तो ये प्लेट्स हैं। ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट से फील्ड लाइन निकलेगी, नेगेटिव प्लेट में जाएंगी। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है। ठीक है, तो ये K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये वाला जो है वो K2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये ठीक है, K1 और K2 दो डाइलेक्ट्रिक हैं यहाँ पे। ठीक, आपको वही क्वेश्चन है कि ड्रॉ ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहां से x हम मेजर करेंगे, ये x 0 है और इधर x मेजर कर रहा है इधर से। ठीक है, तो x और इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। साथ में यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं, वो ये कि K1 इज ग्रेटर देन K2। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक, चलो एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। E0 मानोगे कि इनके प्लेट के बीच का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं प्लेस था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज Q0 है, ये भी चार्ज Q0 है। गिवन ये है कि E0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन A/0, ये गिवन है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, मतलब आपका आंसर किसके टर्म में होना चाहिए? E0 के टर्म में। ठीक, चलो एक बार खुद से ग्राफ को ड्रॉ करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये आसान है। ठीक है, एक चीज और छूट गया है, ये d/2 और ये d/2 ले लीजिए। ठीक, अगर मान लीजिए d/3 और 2d/3 रहता तो क्या होता?
वहां तक वेरिएशन सेम रहता है। ठीक है, चलो अब ड्रॉ करते हैं। तो ये है d/2 और ये है d/2 और ये है d। ठीक है, देखो ड्रॉ करते हैं। तो पहला तो है E0/K1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0/K1। ठीक, फिर सेकेंड मीडियम में गए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E0/K1 और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। आप ये कंफ्यूजन मत पाल लेना कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड K1 से एंटर किया है, तो इसका मतलब यहां से K1 से K2 में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0/K1। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चला था, इसमें जाने के बाद E0/K1 डिवाइडेड बाई K2। ये गलत हो जाएगा। जो भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चा, एक डाइलेक्ट्रिक के बाहर उसका इफेक्ट खत्म होता है। इसका मतलब यहां से जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड चली, ठीक है, वो जब तक K1 में है तब तक उसका अमाउंट कितना है E0/K1। जैसे ही वो फील्ड K1 के बाहर निकला, वैसे ही E0 के ऊपर K1 का इफेक्ट खत्म है। वहां पे देखा था ना हमने, ठीक है, और वो इफेक्ट अब किसका आना शुरू हो जाएगा K2 का, और यहां पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E0/K2। क्लियर है बात? ऐसा मत करना, बहुत बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E0 निकला, फिर बन गया E0/K1, और फिर जब K2 में पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E0/K1 था, अब डिवाइडेड बाई K2। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर उसका इफेक्ट 0 होता है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको K1 बड़ा दिया हुआ था K2 से, इसका मतलब K1 के अंदर फील्ड कम होगा। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब उतना ज्यादा पोलराइजेशन, इसका मतलब उतना ही कम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E0/K1, और यहां पे अगर देखेंगे तो ये होगा E0/K2, E0/K2। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो इसका पोटेंशियल ग्राफ देख लेते हैं। पोटेंशियल ग्राफ पे आते हैं तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, देखो ये x का वेरिएशन, अगर ये d/2 है और ये d है। ठीक, तो देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, K1 या K2 में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है K2 में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब K2 में ज्यादा पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा और K1 वाले में कम आएगा। तो यहां पे ये ग्राफ है K1 वाले का, ठीक है, और ये ग्राफ है K2 वाले का। ठीक है, तो यहां पे देखो स्लोप का चेंज हुआ। K2 वाले में क्योंकि फील्ड स्ट्रांग है, तो फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा तेजी से घटेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये जो है ये d/2 और ये d। ठीक, तो ये इस टाइप का ग्राफ है। अच्छा, उसी तरीके से चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। प्लेट बनाना है ना पहले, तो ये है डाइलेक्ट्रिक, डालते हैं यहां पे। चलो ये मेटल प्लेट, इस बार मेटल प्लेट दे दिया यहां पे। ये है d/3, ये है d/3 और ये है d/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, समय बहुत कम लगेगा, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करेंगे। ठीक है, देखो अब इसके बाद फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक गिवन है
ये डाइलेक्ट्रिक है K1, ये मेटल है और यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक। तो तीन टाइप की चीजें हो गई, एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक मेटल हो गया और साथ में एक जगह वैक्यूम है, ठीक है। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मानोगे तो इस पे चार्ज Q नॉट है, इस पे चार्ज Q नॉट है, ठीक है, प्लस माइनस में, तो E नॉट की वैल्यू Q नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है। तो Q नॉट E नॉट के टर्म में आप आंसर ड्रॉ करोगे, मतलब जो ग्राफ होगा। तो जरा जल्दी से ड्रॉ कर लो, ये है क्वेश्चन, और एक बार ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। देखो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए x कहां से है, x वही बार बार नहीं बता रहे हैं, ये Q नॉट था, x यहां से दिया गया, ये x 0 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर इसका वेरिएशन में देखो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नॉट बाई K1, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मेटल है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के बराबर ही प्रोड्यूस होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। यहां पे कितना, E नॉट के बराबर, क्लियर है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, देखो पहले तो बाउंड्री ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये है D/3। अच्छा बच्चा, आपको अगर बस पोटेंशियल का भी ग्राफ अगर पूछता है ना, तो उससे पहले हमारा यही एडवाइस रहेगा कि पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ ड्रॉ कर लेने से आपको काफी फायदा मिलेगा चीजों को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी पूछा है तो भी पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर लो, अगर बस पोटेंशियल का ग्राफ पूछा गया है तो, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। देखो अब अपने को डाइलेक्ट्रिक था, तो डाइलेक्ट्रिक में कितना फील्ड, E नॉट बाई K के बराबर, ठीक। मेटल के अंदर कितना फील्ड, 0, ठीक है। फिर उसके बाद जब बाहर वैक्यूम में आ गए तो वैक्यूम में कितना फील्ड, E नॉट के बराबर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा, क्लियर है बात, ठीक। चलो अब इसके कारण पोटेंशियल के ग्राफ पे चलते हैं। तो पोटेंशियल का ग्राफ देखा जाए तो ये हो गया D/3, 2D/3 और यहां पे हो गया D, ठीक है। देखो सबसे पहले जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पे पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा घटेगा, ज्यादा तेजी से, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, देखो यहां से सबसे पहले यहाँ पे E नॉट बाई K इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा धीरे घटेगा, ठीक है। फिर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे ज्यादा तेजी से घटेगा, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और कम स्लोप कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे D/3 में बहुत कम पोटेंशियल का ड्रॉप आया, लेकिन यहाँ पे D/3 में बहुत ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप आया, ठीक। और यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक। तो ये है मेटल वाला पार्ट, ये डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट और ये वैक्यूम वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, और मैंने अभी तक जितने भी ग्राफ्स थे वो उसको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के अरेंजमेंट देखेंगे और फिर कि मतलब डाइलेक्ट्रिक का के इफेक्टिव निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे, उनको देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी 2 क्लासेस और लगनी है, ठीक है। तो 2 क्लासेस और लगेंगी, एक में मैं आपको डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्लास लगेगा जब हमने ये बताया था कि डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर प्लेट में के बीच में,
एक बार बैटरी को कनेक्टेड रख के एक बार डिस्कनेक्ट करके, ठीक है। तो फिर क्या क्या पैरामीटर में चेंजेस आते हैं, ठीक। तो 2 क्लास तो सबके लिए है, उसके बाद 1 या 2 क्लास मैं करीब लूंगा जो एडवांस के क्वेश्चंस जो हैं, थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उनको उठाएंगे, और साथ में ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से कठिन होंगे, नीट के लिए वो क्वेश्चन नहीं करने होंगे, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा एक साथ, ठीक। तो 2 क्लास में सबके लिए जाएगा, उसके बाद फिर 1 क्लास और 1-2 क्लास हम लेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।